हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स की। कक्षा 10 के फिजिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं गाइज। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको ज्ञात करना है गाइज। ये टॉपिक आपके लिए कक्षा 10 में नहीं, कक्षा 12 में भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। तो जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जबरदस्त रहने वाला है, तो गाइज अंत तक बने रहिएगा। हम आपके कम समय को लेकर एक सरल तरीके से दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है ये बताएंगे, और ऐसा विधि से बताएंगे गाइज कि ऐसी विधि कहीं आपने नहीं देखा होगा। तो पूरा वीडियो देख के जरूर जाइएगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। यहाँ दो दर्पण के लिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो गाइस चाहे अवतल के लिए निकाला जाए चाहे उत्तल के लिए निकाला जाए, सबकी जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आता है वह एक ही आता है। जो अवतल के लिए होगा वही उत्तल के लिए होगा, केवल दोनों में अंतर ये होता है, उसके लिए डायग्राम कुछ और होता है, इसके लिए डायग्राम कुछ और होता है। तो आज की लेक्चर में हम लोग अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के लिए जानेंगे। तो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण बना के रखा है। अब अवतल दर्पण बनता कैसे है? एक हमने जो है पारदर्शी माध्यम लिया, उसका जो पिछला वाला भाग था, जो उभरा हुआ भाग था, उसको हमने कलई कर दिया। भाई उभरा हुआ भाग कलई कर दी और कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण बन गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए? मुख्य अक्ष का निर्माण कर लिए, जिस पर एक ध्रुव स्थित है, एक मुख्य फोकस स्थित है, एक वक्रता केंद्र स्थित है। इतनी बातें क्लियर हुई गाइज। फिर से एक मुख्य अक्ष का निर्माण किए जिसपे वक्रता केंद्र स्थित है, मुख्य फोकस स्थित है और ध्रुव स्थित है। अब यहाँ पर एक पहली किरण गुजारते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। चलिए पहली किरण गुजारते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, आपने ये नियम जरूर पढ़ा था कि जो प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। ये आपने पहला नियम यहाँ पर लगा दिए। क्या लगाया गाइस? फिर से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के बिंदु M से टकराई, दर्पण के बिंदु M से टकराई और टकराने के बाद कहाँ से लौट के आ गई? मुख्य फोकस F से लौट कर आ गई। ठीक। दूसरा, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर दो ठो लंब का रचना करोगे। एक लंब का रचना करोगे यम से, जो कि मुख्य अक्ष पे एक लंब की रचना करोगे, जो कि कहाँ पर काटेगा भाई? जो कि एक बिंदु यन पर प्रतिच्छेद करेगा। इतनी बातें समझ में आई? हमने एक रचना किया है जो कि यम से एक लंब खींचा जो कि यन पे काटा, और एक लंब और खींचते हैं ये। एक वक्रता केंद्र से होकर लंब खींचा। कहाँ से खींचा गाइस? एक वक्रता केंद्र से होकर लंब खींचा, ये। ठीक, ये हमने एक लंब खींच दिया। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होकर एक यम पर एक लंब खींच दिए। इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई गाइस। फिर से एक बार हमने क्या किया? एक यम से लंब खींचा, एक वक्रता केंद्र से लंब खींचा। जो लंब खींचा है उसको हम लोगों ने लाल वाले स्याही वाले मार्कर से दिखाया है, जिससे आपको पता चलता रहे कि ये हमने क्या किया है। यहाँ पर लंब खींचा है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। इतनी बातें क्लियर हो गई गाइज, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आगे क्लियर हो गई होगी, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम मानते हैं आपतित किरण, आपतित किरण ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण थीटा मान लेते हैं, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप तुरंत क्वेश्चन पूछो कि सर ये थीटा है, तो चलो मानते हैं आपने थीटा मान लिया, पर ये कैसे थीटा हो गया? तो गाइस आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा
कि दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई एक तिर्यक रेखा पर बना जो कोण होता है, ये जितना कोण होगा वो उतना कोण ये भी होगा। जैसे जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना कोण यहाँ पर भी बनेगा। इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण, इसे कहते हैं एकांतर अंतः कोण। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो गाइज उसी प्रकार जितना यहाँ थीटा कोण बन रहा था उतना थीटा कोण यहाँ पर भी बन गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं। तो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये भी थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है। ये बातें क्लियर हुई। अब आप एक बात और ध्यान से समझिए कि अगर इन दोनों को मिला दे तो ये थीटा और ये थीटा मिलके कितने हो गए? 2 थीटा। ये बातें क्लियर हुई भाई। दोनों को मिला दिए तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना बन गया? 2 थीटा। तो आप ध्यान से समझिए, अब यहां पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाएगा। ये देखिए, ये तिर्यक रेखा और ये 2 पैरेलल रेखा, ऐसे है ना आपका चित्र। देखिए ऐसे 2 रेखा है, ये है। तो यहाँ का एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अगर गाइज आपको इतनी बातें समझ में आई होगी तो डेरिवेशन अब सरल हो गया है। डेरिवेशन में कुछ नहीं रह गया है। अब मात्र 5 मिनट का आपका समय और लेंगे डेरिवेशन करने में गाइज। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको क्लियर करते हैं। आइए फिर से आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की किरण आपतित कराया जो कि यम से टकराया, फिर कहां से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से होकर गुजरी। कहां से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से होकर गुजरी। फिर हमने क्या कहा गाइज? एक लंब खींचा जो कि सी से यम पर एक लंब खींचा, एक यम से एक लंब डाला जो कि यन पर प्रतिच्छेद किया। ये 2 चीजें हमने अपने मन से किया, 2 लंब खींचे हैं। ठीक भाई। अब उसके बाद मानते हैं कि भाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण कहलाता था, जिसे हमने थीटा मान लिया। भाई जब ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। और हमने ये भी पढ़ा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जितना थीटा ये था ये भी थीटा हो गए। अब दोनों को जोड़ दिए तो थीटा थीटा मिलके 2 थीटा हो गए। जब ये 2 थीटा इतना हो गया तो ये भी 2 थीटा हो जाए, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण होता है। तो चलिए आइए डेरिवेशन को स्टार्ट। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये डायग्राम पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर डायग्राम मुझे नहीं समझ में आया। तो हम आपकी कमेंट का रिप्लाई अलग से देंगे, उस डायग्राम को ही एक लेक्चर बनाएंगे कि भाई डायग्राम क्यों नहीं समझ में आया, आपको क्यों नहीं आया, आना चाहिए। आइए हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। देखिए हमने रचना 2 ठो किया है, वो रचना को जरूर लिखेंगे भाई कि रचना हमने किया क्या है। और रचना में हमने क्या किया है? एक लंब खींचा है, सीएम एक लंब खींचा, सीएम एक लंब खींचा। ध्यान दीजिएगा, सीएम एक लंब खींचा है तथा यम से एक लंब खींचा जो कि यन पर प्रतिच्छेद करती है, तथा यम से एक लंब खींचा, एक लंब खींचा जो कि यन पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि यन पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक। अब आइए, इतनी बातें लिखने के बाद आपको यहाँ 2 ठो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा। एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है यम यन सी, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए एम एन सी, देखिए उसी को लेके चलेंगे। तो त्रिभुज एम एन सी में, त्रिभुज यम यन सी में, तो यम एन सी में कोण कौन बना है? थीटा बना है। क्या बना है? थीटा कोण है ना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। ये तो फार्मूला सबको पता होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आपने कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति में पढ़ा है।
तो गाइस जो नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चे आर्ट साइड लिए हैं, वो जरूर याद करेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और लंब जिस पे खड़ा होता है वो आधार कहलाता है। तो गाइस देखिए, कोण के सामने वाली भुजा कौन है, लंब। तो कोण के सामने वाली भुजा कौन है, यहाँ यमयन है। तो tan लंब कौन हो जाएगा, यहाँ यमयन हो जाएगा। और आधार कौन है, आधार है सी से लेके यन तक। ये यमयन जो भुजा है वो किस पे खड़ी हुई है, सी पे खड़ी हुई है ना, किस पे खड़ी हुई है, सी पे। तो आधार क्या हो गया, सी। ये बातें क्लियर हो गई। तो tan थीटा बराबर क्या मिल गया, tan थीटा बराबर यमयन बटे क्या हो गया, सी। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ एक कंडीशन मानते हैं, एक स्थिति लगाते हैं भाई। क्या मानते हैं कि यदि दर्पण अत्यंत छोटा हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, ये मानते हैं। अत्यंत क्या हो, सूक्ष्म हो, ये बात जरूर लिखेंगे भाई। क्या मान लिए, यदि दर्पण अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी ये जो दर्पण है वो बहुत छोटा हो। तो जस्ट इमेजिन करो गाइज कि यदि दर्पण छोटा होता तो दर्पण को हम लोग दबाते। भाई दर्पण को दबाएंगे तो छोटा होगा, तो ये बिंदु यन जो है पी में जाके मिल जाएगा। जो यन यहाँ काफी दूरी पर आपको दिखाई पड़ रहा है, कुछ दूरी पर, ये यन कहाँ पहुंच जाएगा, पी के पास। जब इसको सिकोड़ेंगे तो यन पी के पास पहुंच जाएगा, यानी जो यन दूरी है वो पी में मिल जाएगा। और जो आपका ये tan थीटा है, जो ये कोण थीटा बन रहा है, जब दर्पण छोटा होगा तो ये थीटा ना, tan थीटा ना होके क्या हो जाएगा, केवल थीटा हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी होगी कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ये tan थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बिंदु यन है वो लगभग P में मिल जाएगा, यानी जो बिंदु यन है वो लगभग P के बराबर हो जाएगा। जो दूरी हम लोग यन से ले रहे थे वो दूरी कहाँ से लेंगे, P से लेंगे। तो गाइज अब ये आपका फार्मूला क्या मिला, बताओ। tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। और यन लगभग किसके बराबर हो चुका है, P के। तो यम P, और यहाँ C यन के स्थान पे क्या रख दिए, P। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत अभी किसी को नहीं होना चाहिए। फिर से इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। हमने क्या कहा, त्रिभुज MNC लिया, त्रिभुज MNC लिए, इसमें एंगल क्या है, थीटा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या था आपका, यम और यन था, आधार कौन था, सी और यन था। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर हमने क्या कहा कि यदि दर्पण अत्यंत छोटा हो, तो जब दर्पण छोटा होगा तो ये यन P में मिल जाएगा, और जो ये आपका tan थीटा है वो किस में बदल जाएगा, थीटा में। तो tan थीटा बदल गया थीटा में, यन लगभग P के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको हटा दिए, tan थीटा के स्थान पे थीटा, यन के स्थान पे P, यन के स्थान पे P। ये हो गए समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत अभी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज है MNF, देख रहे हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज यम यन यफ में, ठीक, त्रिभुज एम यन यफ में। तो इसमें एंगल कौन है, 2 थीटा है। तो भाई इस बार tan 2 थीटा लेंगे। tan 2 थीटा बराबर फार्मूला वही सेम टू सेम डिट्टो वाला जो ऊपर लिखे हो, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या है, आधार। अब तो याद हो गया होगा भाई, सबको याद हो गया होगा कि सर जी ने बताया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर याद हो गया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए, तो भाई tan 2 थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। क्या हो गया, लंब बटे आधार। भाई इस बार लंब तो वही है, हमने देखा कि वही भुजा जो पुरानी थी। अरे पुरानी भुजा कौन है भाई, यमयन है। कौन है, यमयन है। और आधार कौन है, आधार इस बार तो केवल यहाँ से यहाँ तक है ना। देखो आधार यफयन हो गए, तो आधार हो गया यफयन। तो tan 2 थीटा बराबर मिल गया यमयन बटे यफयन, ठीक। अब फिर से दर्पण अत्यंत सूक्ष्म मान ही लिए हो। यदि दर्पण अत्यंत छोटा हो, नन्हा सा हो, भाई नन्हा सा बाबू नहीं है, ये दर्पण है।
यदि दर्पण अत्यंत क्या हो, छोटा, अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा? तो भाई जो ये tan 2 थीटा है वो केवल 2 थीटा हो जाएगा, और जो यन है ये लगभग p के बराबर हो जाएगा। यानी ये लगभग का निशान है, ये हमको गांठ कर लेनी है इस दिमाग में भाई, इसको याद कर लेना है कि जब दर्पण छोटा होगा तो tan थीटा के स्थान पे थीटा हो जाएगा, और जो यन है वो दूरी p में बदल जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ हो गया। अब हम लोग अगली लाइन में क्या करेंगे भाई? अगली लाइन में क्या करेंगे, चलिए, तो आप लोग जरूर ये डायग्राम समझ गए होंगे। अगर डायग्राम नहीं समझे तो इधर आते हैं, जरा सा आप यहाँ कष्ट कीजिए, जरा सा इधर देख लीजिए। ठीक, आइए अब देखिए हमने क्या कहा कि भाई अब tan 2 थीटा के स्थान पे रखने की पारी आ गई। 2 थीटा बराबर क्या है, यन के स्थान पे तो p रखना है, और बटे एफ पी हो गए। ठीक, समीकरण नंबर 2 ध्यान दीजिए। अब देखिए ये थीटा का मान आपको मिला है, और थीटा के स्थान पे ये हम मान उठा के रख दें, तो भाई क्या रखेंगे, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखोगे भैया, समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखते हैं, क्या होता है भाई, समीकरण 2 क्या है, 2 थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, एम पी बटे सी पी, और यहाँ एम पी बटे एफ पी तो पहले से पढ़े हैं। एम पी की विदाई, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो दोनों चले गए बेचारे, तो भाई बचा कौन, 2 बटे सी पी, और इधर बच गया 1 बटे एफ पी। क्या बच गया, 1 बटे एफ पी। भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि पसीने तो भाई कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ से निकलना प्रवेश करता कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर चली जाती है। और आप लोग को केवल एक लाइक करना रहता है, और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना रहता है, वो भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। भाई आपके लाइक और शेयर से हम लोगों को एक टॉनिक मिलती है, अब आप लोग वो टॉनिक तो दे नहीं रहे हो, तो कम से कम अब जो लोग लाइक और शेयर नहीं किए होंगे वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चश्मे लगा ले, पहन ले, चलिए आइए अब क्या करते हैं भाई, अब यहाँ तक तो आ गए, अब क्या करोगे सर जी? अरे कुछ नहीं करेंगे, जो मंजूर खुदा होगा वही हम भी करेंगे। आइए ध्यान दीजिए क्या होता है, CP, अरे हमने पढ़ा था CP बराबर होता R। कैसे? अरे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये तो हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ लिया था कि C और P को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलो, और फिर F और P, भाई मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो सब मान रख देते हैं भाई। यहाँ पता चला कि जो CP है वो R के बराबर है, और जो FP है वो किसके बराबर है, फोकस दूरी F के। तो रख दे, तो आइए 2 बटे CP, तो CP के स्थान पे R, और यहाँ 1 बटे FP, तो FP के स्थान पे F रख दिए। कोई दिक्कत, कोई किसी को समस्या नहीं? तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो R का गुणा 1 में कर देते हैं। तो गाइस यहाँ जगह न होने की वजह से हम लोग थोड़ा से यहाँ पर आ जाते हैं। तो R का गुणा 1 से किए तो कितना आ गया R, 2 का गुणा F से किए तो भाई 2F। एक तो फार्मूला ये मिल गया, R बराबर कितना आ गया 2F। ये हम इनको भाई सोने के डिब्बे में बंद कर देंगे। अरे सोने का डिब्बा नहीं भाई, ये हो गए R बराबर 2F। यानी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। क्या? फिर से भाई, ये किसी दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। ये बातें क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब
अब हम अगर फोकस दूरी बताना चाहे तो भाई 2 को भेज दो इधर, भाई 2 इधर आएगा तो इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो क्या मिल गया r/2 बराबर f। तो ये संबंध मिल गया इसमें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमको यहाँ पता चला कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी यानी f, किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी f वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो ये बात तो लिखने वाली हुई ना, इसको तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि किसी दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ये संबंध आया भैया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। सबसे पहले आप पहला स्टेप यहाँ उतारेंगे, दूसरा स्टेप ये, तीसरा ये। तो गाइज उम्मीद करते होंगे कि आज के सेशन में जो भी हमने आपको बताया होगा वो पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और जिन डियर स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ेंगे, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आने से पहले उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा।